बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है चैप्टर नंबर 27 जो सेकंड ईयर का लास्ट चैप्टर है। इसके अंदर हमने स्टडी करना है मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट। अब हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट है ये क्या है। इन्वायरमेंट क्या है, हमारी अर्थ का एक पार्ट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जहाँ पे अपनी लाइफ को गुजारते हैं। और हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इन्वायरमेंट का होना लाजमी है, क्योंकि इन्वायरमेंट के बगैर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये हमें फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, और बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें लाइफ को गुजारने के लिए हमें ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट एक ट्रेजर है। ट्रेजर मतलब एक ख़जाना है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब के लिए। और ये मतलब ह्यूमन को अपनी लाइफ अर्थ पर गुजारने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंट का होना लाजमी है। Environment is a direct and the indirect source for food, shelter, clothing, fuels for humans। अब देखना, ये जो ह्यूमन है, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे वो इनडायरेक्ट है, ये क्या है? सोर्स है। किसका सोर्स है? मतलब ह्यूमन के लिए फूड होगी, शेल्टर होगी, क्लोथिंग होगी, फ्यूल्स वगैरह होगे। ये मतलब ह्यूमन के लिए एक सोर्स प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी लाइफ आसानी के साथ अर्थ के ऊपर गुजार सकें। ये थी हमारे पास अर्थ के डिफिनेशन के अर्थ एक्चुअली में है क्या। अर्थ क्या होती है? हमारे पास एक ज़मीन का एक पार्ट है अर्थ, और जहाँ भी ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ गुजारते हैं। अब जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है ना, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। कुछ होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, ये एक ऐसा रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होता है? हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसा कि एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, या वाइल्ड लाइफ हो गया। ये वो रिसोर्सेज है जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ये क्या होते हैं? हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, ये मतलब ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं लेकिन दोबारा उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मेटल्स हो गए, या नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गए, या फॉसिल्स फ्यूल हो गए, या ऑयल, नेचुरल गैसेस, ये सारे के सारे क्या हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम एक दफ़ा तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन दोबारा उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। ये था हमारे पास कि इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेज है ना, उनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। अब हम इस स्लाइड को थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। Environment is a treasure of all type of resources extensional to maintain life on earth. Environment is a direct, indirect source for food, shelter, clothing, fuels, etc. for human. Environmental resources, the resources are broadly classified into two categories, renewable, non-renewable। अब हम देखते हैं कि रिन्यूएबल की डिफिनेशन क्या है। These are resources which can be produced again in short time. They are depleted and recycled in nature. They are depleted and recycled in nature. इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? एयर, वाटर, फूड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की क्या डेफिनेशन है? These are resources which cannot be regenerated in a few generation time. These resources are exhaustible and once consumed cannot be replaced। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी? वो है मेटल्स हो गए, नॉन मेटालिक मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, कोल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस। ये थे हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं कि इसको ना प्रॉपर तरीके से हम स्टडी करते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उनको डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट पे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो है हमारे पास एयर। इट इज़ अ सेवरल किलोमीटर थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंड द अर्थ। एयर क्या होती है? हमारे पास एक थिक ब्लैंकेट बना रही होती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, जो पूरी जो हमारी अर्थ है ना, उसके इर्द गिर्द एक थिक ब्लैंकेट बना रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। इट इज़ वेरी नेचुरल रिसोर्स। ये क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। अब हम इसके में देखते हैं कि इसकी ना कंपोजिशन कितनी होती है, कि मतलब ये जो एयर है ना, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के मतलब नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं।
अब हम देखते हैं कि इनकी कंपोजिशन कितनी परसेंटेज में ये प्रेजेंट है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ दी वेराइटी ऑफ दी सब्सटेंस, मतलब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर वेपर और कुछ नोबल गैसेज भी प्रेजेंट होती हैं। उनकी परसेंटेज क्या है? जो नाइट्रोजन है वो मुश्तमिल है 79% पे, ऑक्सीजन 21% में प्रेजेंट होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो होती है 0.03% में, जो वाटर वेपर है एंड द ट्रेस ऑफ इनर्ट गैसेस कॉल्ड दी नोबल गैसेस, ये भी मतलब ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, मतलब बहुत कम तादाद के अंदर प्रेजेंट होती है। जो सबसे ज़्यादा एयर के अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है नाइट्रोजन, कितनी होती है? 79% होती है। सेकेंड नंबर पर भी होती है ऑक्सीजन, वो होती है हमारे पास 21% में। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? वो होती है 0.03%। जो वाटर वेपर है और इनर्ट गैसेज है जैसे कि नोबल गैसेज है वो क्या होती है हमारे पास? ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। नेचुरली दिया साइकिल ऑक्सीजन इज कंज्यूम इन रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। देखें ना, जब हम रेस्पिरेशन के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? रिलीज़ करता है। कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द गैसेज ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड अप ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अगेन ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। दिस साइकिल कंटिन्यू फॉर द बिलियन ऑफ द ईयर। अब देखना, जैसे ही हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ग्लूकोज और हीट को रिलीज़ किया जाता है या एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। ये होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और ये जो साइकिल है ना, ये मतलब बिलियंस ऑफ ईयर तक ये कंटिन्यू रह सकता है और मतलब ये बार बार यूज़ होता है, ये मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उसके बाद है एयर पोल्यूशन। Air is being polluted rapidly due to the waste from the industries and the automobiles. Populated air contain certain gases like carbon monoxide, hydrocarbon and oxide of nitrogen and sulfur etc. अब देखें ना, जो हमारे पास एयर है वो है तो रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन ना ये क्या हो रही है? पोल्यूट हो रही है। मतलब अगर देखा जाए जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी नीड्स है ना, वो भी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर इजाफा हो रहा है। और इसी तरह से जो ऑटोमोबाइल्स हैं, मतलब जो व्हीकल्स वगैरह हैं, उनके अंदर भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, उसके अंदर जो एयर मौजूद है ना, वो पोल्यूट हो रही है। और उसके जो पोल्यूटेड एयर होती है ना, उसके अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसके अब अफेक्ट क्या होता है? एयर पोल्यूशन काज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम लाइक रेस्पिरेटरी इलनेस, स्किन डिजीज़, आई प्रॉब्लम्स एंड इवन द कैंसर। अब देखें ना, इस पोल्यूशन की वजह से ना जब हमारे इन्वायरमेंट की जो एयर है वह पोल्यूट होगी, तो जब हम ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेके जाएंगे तो उसके अंदर जो गैसेस मौजूद होंगे वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोकार्बन होती है, नाइट्रोजन्स होते हैं, सल्फर वगैरह होते हैं। जब हम उसे अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे तो उससे जो डिज़ीज़ काज होती हैं वो रेस्पिरेटरी इलनेस डिजीज़ हो सकती हैं, स्किन डिजीज़ हो सकती हैं, आई प्रॉब्लम हो सकती हैं, कैंसर भी होता है। और उसके अलावा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या एसिड रेन है और द ग्लोबल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन्स और दिया ग्लोबल इफेक्ट है। ये क्या हमारे पास ग्लोबल इफेक्ट है, ये किसकी वजह से होता है? एयर की पोल्यूशन की वजह से। सॉरी, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और एसिड रेन है ना, इससे क्या होता है? हमारे जो एयर पोल्यूटेड एयर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन है, क्या है? ग्लोबल इफेक्ट है ऑफ द एयर पोल्यूशन। ये तो हमारे पास कि फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा? एयर है। उसके हमने कंपोजिशन पढ़ी, उसका नेचुरल साइकिल पढ़ा कि मतलब किस तरह से हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है। और उसके बाद हमने एयर पोल्यूशन को देखा, उसका इफेक्ट देखा, उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह कौन कौन सी डिजीज़ काज होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। अब हम देखते हैं दूसरा हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो है वाटर। वाटर इज़ द अमॉन्ग द मेजर environmental resource which contribute in maintaining the life।
अब देखना जो वाटर है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए, उनको लाइफ को गुजारने के लिए ना वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो वाटर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इसलिए ये वाटर जो है ना, ये एक रिसोर्स है, इन्वायरमेंटल रिसोर्स है, और इसको ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। इट्स साइकिल इज बीइंग लिक्विड एंड वेपर्स बाय द ट्रांसपायरेशन, एवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशंस। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ। अगर हम वाटर की कंपोजिशन को देखें, जो वाटर की कंपोजिशन है ना, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारी अर्थ के ऊपर। आप देखें जो 75% है ना ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद द वाटर। जो हमारी अर्थ है ना वो 75% कवर है वाटर के साथ। अब हम देखते हैं कि ये जो इसकी कंपोजिशन है ना, वो मतलब कितनी कितनी मतलब हमारी बॉडी के अंदर कितनी अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, और इसी तरह से ओशंस के अंदर कितना परसेंटेज में है, और जो फ्रोज़न आइस कैप्स होते हैं ना उसके अंदर कितनी परसेंटेज में वाटर प्रेजेंट होते हैं। अब हम ये देखते हैं। इट इज़ आल्सो द कंपोनेंट ऑफ सॉइल्स एंड द एयर। वाटर इज़ आल्सो अ मेजर constituent of living organism comprising 70 to 90% of their body weight है। अब देखना जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बॉडी वेट है ना वो 70 to 90% क्या होता है, वाटर होता है। अबाउट 97% ऑफ टोटल वाटर ऑफ द planet अर्थ इन द ओशंस एंड 2% वाटर इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन आइस कैप्स। अब देखें ना जो 97% वाटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओशंस के अंदर। लेकिन जो 2% वाटर है ना वो फ्रोज़न आइस कैप्स की सूरत में प्रेजेंट होता है। और फ्रेश वाटर कितना होता है, वो होता है 1%। मतलब जो हम पानी यूज़ करते हैं ना वो क्या होता है, हमारे पास 1% होता है। ज़्यादातर जो वाटर है 97% जो वाटर है ना वो ओशंस के अंदर है। लेकिन जो 2% वाटर है वो कहाँ पे होता है, मतलब वो फ्रोज़न आइस कैप्स बना रहा होता है। अब हम देखते हैं कि जो वाटर है हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। मेन यूज़ ऑफ वाटर आर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ 10%। अब देखें जो डोमेस्टिक मतलब घरों वगैरह में या इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ वगैरह में 10% वाटर यूज़ किया जाता है। और इरीग्रेशंस मतलब काश्तकारी के लिए 90% वाटर यूज़ होता है। डोमेस्टिक यूज़ लाइक इंक्लूड वॉशिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग वगैरह। अब जो हम मतलब डोमेस्टिक जो घरों वगैरह में वाटर को यूज़ करते हैं वो वॉशिंग के लिए मतलब कपड़े धोने के लिए हम यूज़ करते हैं, बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत से डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं। ये था हमारे पास है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हमने इसके अंदर देखे कि ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, जो वाटर है ये मतलब ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो ह्यूमन बीइंग है ना इसके जो बॉडी वेट है ना वो 70 to 90% क्या होता है, वाटर मौजूद होता है। जो 97% वाटर है ना वो ओशंस के अंदर होता है। 2% वाटर प्रेजेंट है फ्रोज़न आइस कैप्स की सूरत में। जो 1% है ना वो फ्रेश वाटर है। फिर हमने इसके यूजेस देखे कि कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। 10% जो वाटर यूज़ होता है वो डोमेस्टिक में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। 90% वाटर इरीग्रेशंस के लिए। और जो डोमेस्टिक यूजेस होते हैं वो वॉशिंग हो गया, बाथिंग, ड्रिंकिंग वगैरह, ये है यहाँ पे हम इस वाटर को यूज़ करते हैं। ये था हमारे पास सेकंड रिन्यूएबल रिसोर्स। फर्स्ट पे हमने कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ा है, वो था हमारे पास एयर। दूसरे पे हमने पढ़ा है वाटर। अब हमारे पास है लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि लैंड की डिफिनेशन क्या है। सॉइल कैन बी डिफाइंड एज द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो मतलब हमारी जो अर्थ है ना उसकी जो अपर वाली लेयर है ना उसको हम क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये क्या हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अब हम इसकी देखते हैं कि ये जो सॉइल है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सपोर्टिंग लाइफ ऑन लैंड। लैंड होती है प्लांट। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑन द लैंड। अब देख रहे हैं जो लैंड है ना वो सपोर्ट करती है लाइफ को। मतलब जो जितने भी प्लांट्स हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, लैंड के ऊपर ही ग्रो करते हैं ना। और उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं। जो सॉइल्स है ना वो प्रोवाइड करती है वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। एक तो ये मतलब वाटर प्रोवाइड करती है
दूसरा ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। सॉइल इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, इंडस्ट्रीज एंड द रोड्स। जिस सॉइल्स है ना इसको यूज़ किया जाता है एक तो एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा हाउस मतलब घर वगैरह बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, रोड्स के अंदर मतलब इनको यूज़ किया जाता है। ये था हमारे पास लैंड। फर्स्ट पे हमने इसकी डेफिनेशन की कि लैंड एक्चुअली में है क्या, जो अपर लेयर है ना अर्थ की उसको हम क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। और फिर इसके अंदर हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल प्रॉब्लम्स के मतलब सॉइल्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह से ये सॉइल्स के अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह की कमी आती है। ओनली 30% ऑफ द अर्थ इज़ लैंड। देखें ना, जो 30% अर्थ है ना वो क्या है, लैंड के ऊपर मुश्तमिल है। मैन इज़ द टेरेस्ट्रियन एनिमल्स एंड इज इंक्रीजिंग द पॉपुलेशंस मेक मोर यूज़ ऑफ द लैंड। अब देखना, जो मैन है ना, जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उनको कहा जाता है। और जिस तरह से जैसे जैसे मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जाती है ना तो लैंड का यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है। ओनली 11% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़ द अंडर कल्टिवेशन। अब देखें, जितने पूरी वर्ल्ड के अंदर जो सॉयल है ना उसको 11% यूज़ किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। दिस फ्रैक्शन इज़ द एक्सेसिवली यूज्ड ऑफ द वेरियस क्रॉप्स प्रोडक्शन। अब ये जो फ्रैक्शन है ना मतलब ये जो परसेंटेज है इसको क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इट रिजल्ट इन कंटिन्यूसली एंड डिप्लेटिंग इट्स द मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए ना, ये जो हम कल्टीवेशन करते हैं, ये जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन करते हैं मतलब क्रॉप्स वगैरह को ग्रो कराते हैं ना। अब देख, जैसे जैसे पॉपुलेशन को बढ़ती जाती है ना तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना वो भी बढ़ती जाती है, इसलिए जो कल्टीवेशन का प्रोसेस है ना उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल्स है ना उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट वगैरह है ना उनके अंदर कमी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल्स को प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ता है। इसी तरह से कहा जाता है कि जो कल्टीवेशन का प्रोसेस है, जो क्रॉप्स वगैरह की प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना उनको हर साल के बाद मतलब कि हर साल एक साल का सॉइल को गैप देना चाहिए। मतलब अगर हमने एक साल में क्रॉप्स की प्रोडक्शन की तो दूसरे तो एक साल छोड़ के फिर नेक्स्ट ईयर उस क्रॉप्स को ग्रो करवाना चाहिए। इसी तरह से हम जो न्यूट्रिएंट वगैरह की कमी है वो भी नहीं होगी और हमारी सॉइल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये था हमारे पास कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। एक तो हमने कहा है एयर है, दूसरा हमने वाटर का कहा है और थर्ड हमने कहा है कि ना सॉइल्स को। और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है ना जो इसमें क्या होता है कि ना जो मतलब ऐसे एनिमल्स जो नॉन डोमेस्टिक हों और ऐसे प्लांट्स जो नॉन कल्टीवेटेड हो उसको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। वाइल्ड लाइफ रेफर टू ऑल नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इज़ कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। अब हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है। एनिमल्स प्लांट्स हैव द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर द ह्यूमंस। अब देख लें जितने भी एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं वो ह्यूमन की फूड का मेन सोर्स हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्रीज इन द एस्थेटिक वैल्यू, प्रमोट द टेररिज्म एंड द कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी। अब देखिए ना अगर मतलब जो वाइल्ड लाइफ है ना अगर उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए मतलब एनिमल्स और प्लांट्स का ख्याल रखा जाए और उनकी केयर की जाए और उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, एक तो क्या होगा जो टेररिज्म है ना वो प्रमोट होगा, दूसरा जो हमारी इकोनॉमी है ना उसके अंदर भी इजाफा होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो वाइल्ड लाइफ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट्स, देयर इज़ अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। मैन हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस बैलेंस सिंस देयर वेरी लॉन्ग। मैन मेड देयर डिसीजन रिगार्डिंग देयर यूजफुलनेस या हार्मफुलनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज़ लीड टू अ सर्व डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब देखने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और इसी तरह से जो मतलब बैलेंस है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और इन्वायरमेंट का, ये मतलब एक मेंटेन करते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगर हम इस बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। वो क्या होंगे, या तो ख़त्म हो जाएंगे या तो बिल्कुल
या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या उनके अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि ना जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब का ख्याल रखना चाहिए ताकि जो बैलेंस है ना वो मेंटेन रहे। ये था हमारे पास वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ एक्चुअली में होता क्या है, इसमें क्या होता है, नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स मौजूद होते हैं और नॉन डोमेस्टिक एनिमल मौजूद होते हैं। इसके हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी और इसके बाद हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी स्टडी किया। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एनर्जी रिसोर्सेज। एक होता है हमारे पास इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा होता है एक्स एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर ये कहा था कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का भी मतलब यही है, मतलब जो बहुत ज़्यादा वेस्ट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है उनको क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इसके अंदर सोलर एनर्जी आ सकता है, फॉलिंग वाटर मतलब हाइड्रो पावर हो गया, विंड्स, ओशन थर्मल ग्रेडियंट्स हो गया, वेव्स हो गया, टाइड्स, करंट्स, जियोथर्मल एंड बायोमास इसके अंदर शामिल है। और एक्स एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो डिप्लीटेड हो, जिनको जो मतलब जिनके ख़त्म होने का अंदेशा हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो फॉसिल फ्यूल्स होता है, कोल्स, ऑयल्स, नेचुरल गैस वगैरह शामिल हैं। अब हम इनको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। The resources which are the waste are recycled are called inexhaustible resources. These include solar energy, falling water, hydropower, wind, ocean thermal gradients, waves, tides, currents, geothermals, and their biomass. Exhaustible resources are non-renewable resources. The resources which are likely to be depleted with their use are called exhaustible resources. These include fossil fuels, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस। ये था हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज के कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इसकी दो टाइप से एनर्जी रिसोर्सेज की, एक रिन्यूएबल है, दूसरी नॉन रिन्यूएबल है। इन एग्जॉस्टिबल या एक्स एग्जॉस्टिबल है, हम इनको रिसोर्सेज को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं। They are called the fossil fuel because they are the remains of the plants and animals of past which becomes buried due to the environment hazards and were converted into the various type of the hydrocarbon in deeper layer of the earth and the sea। अब देखने ये जो फॉसिल फ्यूल है ना, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अब देखें जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं वो ज़मीन के अंदर बरिड हो जाते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन में। और ये मतलब ये क्या होते हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स, किसी भी मतलब हैजर्ड इन्वायरमेंट की वजह से वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। डेड होने की वजह से वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं और फिर उनको यूज़ किया जाता है फॉसिल फ्यूल के तौर पे, जैसे कि ऑयल्स, गैस, कोल्स वगैरह आर दी फॉसिल फ्यूल। 90% और 95% ऑफ आवर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मेड फ्रॉम दीज रिसोर्सेज। अब देख रहे हैं जो 95% है ना, जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं डेली, वो कहाँ से हम हासिल करते हैं, फॉसिल फ्यूल से हम हासिल करते हैं। ये था एक छोटा सा टॉपिक था। एक्चुअली में ये फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं और इनकी कितनी परसेंटेज है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर विच यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब देखना इसके नाम से ही इससे ज़ाहिर होता है, हाइड्रो मीन होता है वाटर, इलेक्ट्रिक मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो वाटर की फॉलिंग की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। रेन इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ये भी हमने अभी स्टडी किया है कि रेन क्या हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स है विच गेट इट्स एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सन। अब ये हम एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, सन के ज़रिए से एनर्जी को डायरेक्टली हासिल करते हैं। Rain that fall on the high areas such as mountains possess a large amount of gravitational potential energy। अब देख रहे जो रेन है ना, ये फॉल कहाँ पे होती है, मतलब अगर हम देखें जो हाई माउंटेन एरियाज़ है ना, जब वहाँ पे ये रेन फॉल होगी तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी वो भी ज़्यादा होगी। जैसे ही वो जो रेन फॉल होगी ना, उसके अंदर क्या होगी, किनेटिक एनर्जी और जो उसके अंदर किनेटिक एनर्जी होगी ना या उसकी जो स्पीड होगी ना वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एज रेन वाटरफॉल इट गेन स्पीड्स एंड इट्स किनेटिक एनर्जी
इंक्रीज। अब हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इसकी यूटिलाइजेशन किस तरह से है। द किनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज टू रन विद दियर टर्बाइंस। अब देखें जैसे ही किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जैसे वाटर फॉल होगा हाई माउंटेन्स के एरियाज़ के ऊपर, तो जो किनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और उस किनेटिक एनर्जी को यूज़ किया जाता है टर्बाइंस को रन करने के लिए। और ये जो इसके अंदर ये जो टर्बाइंस है ना, ये फिक्स कहाँ पे होते हैं, डैम्स के साथ फिक्स होते हैं। टर्निंग टर्बाइंस विल देन दियर ड्राइव दियर जनरेटर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ये जो टर्बाइंस है ना, ये जब टर्न होना शुरू हो जाएंगे, जो जनरेटर होगा वो क्या हो जाएगा, जो जनरेटर होगा वो मतलब चलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस तमाम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जो वाटर के ज़रिए से, वाटर की फॉलिंग के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये एक सिंपल सा टॉपिक था कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, ये किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है। ये हमारे पास क्या था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइडल पावर। इसके अंदर किस तरह से प्रोसेस होता है, वाटर इन सी एंड द ओशंस हाई एंड लो टाइड्स अल्टरनेट कम आफ्टर 2 वीक्स। दी चेंजिंग टाइड्स ड्राइव द वाटर टुवर्ड और अवे फ्रॉम दी लैंड्स। अब देखें ना, जो टाइड्स मतलब ओशन वगैरह, ओशन हो गया, सी हो गया, उसके अंदर जो वाटर की जो टाइड्स है ना, जब वो जनरेट होती है, मतलब वो जब बनते हैं ना, उसकी वजह से जो मतलब वेव्स होती हैं ना, वो जब हाई और लो होती हैं, मतलब जब वेव्स की जो स्पीड्स है ना, उसके अंदर जब चेंजिंग आती है, तो उस चेंजिंग से हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। अब इसकी यूटिलाइजेशन किस तरह से होती है, डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ द वाटर एट हाई एंड लो टाइड इज द मेड यूज़ ऑफ द टाइडल पावर स्टेशन टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखना, जो वेव्स है ना, जब उनकी हाइट्स लो होती है या हाई होती है, उन हाई और लो वेव्स की सूरत में हम क्या करते हैं, टाइडल पावर स्टेशंस को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आर टाइडल स्टेशन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग बैरियर कॉल्ड आर टाइडल ब्रिज। द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द ब्रिज टर्न्स इट्स द टर्बाइंस। और जैसे ही वाटर मतलब उस ब्रिज के ज़रिए से गुजरता है, जो टर्बाइंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, चलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो जनरेटर है ना, वो भी चलना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है और बहुत इजी सा एक प्रोसेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइडल पावर स्टेशन कहते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है विंड पावर। मतलब विंड के ज़रिए से हम किस तरह से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। एटमॉस्फेयर इन द मोशन, यहाँ पे लफ्ज़ आएगा कि एयर इन मोशन इज़ नोन एज विंड। इट इज़ काज्ड बाय द सन हीटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस अनइक्वली। अब देखें ना, हमारी जो अर्थ है ना, उसके ऊपर जो सन की हीटिंग है ना, वो डिफरेंट किस्म के, मतलब कहीं पे अगर हम देखें, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे कम है, और कहीं पे बिल्कुल भी कम है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा है। मतलब उसकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो मतलब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अब हम इसके अंदर मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। एज द वार्म एयर राइजेस, cooler air flow as wind to take its the place. Different temperature at different place have created the various high and low pressure generated. अब देखें ना, जैसे हमने पीछे कहा है कि ना ओशंस और सी के अंदर जिस मतलब जब वेव्स की हाइट ना हाई और लो होती, तब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इसी तरह से जो विंड है ना, इसके अंदर जब टेम्परेचर हाई और लो होता है ना, उस मतलब उस प्रेशर की वजह से या उस टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हमारे पास प्रेशर जनरेट होता है डिफरेंट रीजन के अंदर। जब भी विंड ब्लो करती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, तब क्या होता है, हमारे पास जो विंड्स होते हैं ना, जो मतलब जो विंड मिल्स होते हैं या विंड टर्बाइंस होते हैं, वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हम हासिल करते हैं। ये तो हमारे पास है कि विंड पावर। फर्स्ट पे हमने कौन सा स्टडी किया था, वो था हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब पानी के ज़रिए से किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। फिर हमने स्टडी किया है टाइडल पावर, फिर विंड पावर। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल के ज़रिए से,
बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। इसका मैकेनिज्म क्या है? इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन्स। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, वो कहाँ से हम हासिल करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए से हासिल करते हैं। विच टेक प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये कहाँ पे हो रही होती है? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो रही थी। दिस एनर्जी इज़ देन यूज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू द स्टीम। इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो वाटर होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टीम के अंदर। विच देयर ड्राइव्स द स्टीम टर्बाइंस। फिर जो मतलब जो वाटर होता है ना, वो स्टीम के ज़रिए से कन्वर्ट किया जाता है, और वो जो स्टीम्स होते हैं वो टर्बाइंस को जनरेट करती हैं या रन करती हैं, जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब इसकी जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, और जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ना, डज नॉट प्रोड्यूस द वेस्ट गैसेस। अब देखिए ना, ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ना, इसके ज़रिए से कोई भी वेस्ट गैसेस रिलीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से ना तो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है और ना ही हमें इससे कोई नुकसान पहुंचता है, बल्कि इससे हमें फ़ायदा ही पहुंचता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये बहुत बेनिफिशियल है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन डज नॉट प्रोड्यूस द वेस्ट गैसेज विच पोल्यूट द इन्वायरमेंट अनलाइक दोज यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स। अब हम देखते हैं कि इसके हैज़र्ड मतलब इसके इफेक्ट क्या हैं। रेडिएशन लिंकेज इज़ वेरी हार्मफुल एंड एक्सप्लोर टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेडिएशन कैन बी डेंजरस। अब देखते हैं जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ना, इसके से क्या होता है? एक रेडिएशन निकलती हैं जो मतलब डेंजरस फॉर्म में होती हैं, इवन फॉर दियर नेक्स्ट जनरेशन, बिकॉज इट प्रोड्यूस दियर म्यूटेशन इन दियर जीन्स, जिसके से मतलब इस रेडिएशन की वजह से जो ह्यूमन के अंदर जो जीन्स है ना, उसके अंदर म्यूटेशन आ सकते हैं, उनके अंदर चेंजिंग आ सकती है। ईच न्यूक्लियर पावर स्टेशन ओनली कैन द लास्ट फॉर द अबाउट 30 ईयर एंड द स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर हैव टू बी टेकन टू अवॉइड द रेडिएशन पोल्यूशन। अब देखें ना, इसके ये बेनिफिशियल तो है, लेकिन इससे क्या होता है? रेडिएशन निकलती है, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ना, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन देगी है कि मतलब इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। अब ये तो हमारे पास है न्यूक्लियर पावर स्टेशन के किस तरह से हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये एक डिफरेंट प्रोसेस थे कि मतलब कौन कौन से प्रोसेस है जिनको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, टाइडल पावर हो गया, विंड के ज़रिए से, न्यूक्लियर एनर्जी के ज़रिए से, और भी बहुत से प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए से हम एनर्जी को बना सकते हैं। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। फर्स्ट पे हमने आज स्टडी किया है जो मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट, इस टॉपिक का नेम था, इस चैप्टर का नेम था। इसके अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है, और इसके बाद हमने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को स्टडी किया है। उसके बाद हमने स्टडी किया है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम डिटेल के साथ स्टडी किया है। एक तो हमने एयर हो गया, वाटर हो गया, और भी बहुत से रिसोर्सेज हैं जिनको हमने स्टडी किया है। उसके बाद हमने स्टडी किया, फिर हमने स्टडी किया था वाइल्ड लाइफ को स्टडी किया था, और फिर हमने लास्ट पे स्टडी किया है एनर्जी रिसोर्सेज को। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।